नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी। देखते रहिए सच 24 न्यूज। जानते हैं किसान बिल के बारे में, और किसान बिल में आज किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, मैं मुकेश पेन्ना, नेशनल गोंडवाना सोडूम का मुर्सेनांगू और महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं नफीस शेख, युवा एल्गार संगठन का संस्थापक अध्यक्ष और एक किसान। लक्ष्मण केने, देवलाबाद भाजपा मंडल का अध्यक्ष हूँ और एक किसान पुत्र हूँ। नमस्कार, मैं शेखर जनबंधु, राष्ट्रीय मानवाधिकार संसाधन विकास संस्था ग्रामीण विभाग का अध्यक्ष हूँ। यह सारे मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और जानते हैं से किसान को आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ी। किसान बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपके सच 24 न्यूज़ के दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, 3 बिलों पर लेकर ये आंदोलन हो रहा है। मैं आपको उन बिलों के बारे में सबसे पहले बता देना चाहूँगा। पहला एक बिल जो है वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। दूसरा जो बिल है वो है आवश्यक वस्तु जो संशोधन के लिए है वो अध्यादेश। और तीसरा जो बिल है वो है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा पर किसान का समझौता अध्यादेश, जो कि किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए आया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे के सारे बिल जो है वो मंजूर हो चुके हैं लगभग, और वो अध्यादेश जारी होकर कानून के रूप में अभी पूरे देश में लागू होने जा रहा है। पारित हो चुका है ना? जी, पारित हो चुका है, कानून बन चुका है जी। तो किसान, अभी आपके सवाल के जवाब पर आता हूँ कि किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मुद्दा इसमें आता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि एक व्यापारी किसी किसान की जमीन को उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में उसे जो चीज चाहिए, उसे जिस भी चीज को बेचना है, उस चीज की फसल उस पर्टिकुलर किसान को जिसके साथ में उसका समझौता हुआ है, जिसके साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको वो उगाना होगा। अभी बात ये आती है कि किसान इन सारे चीजों में अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है। साथ साथ दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर एमएसपी की बात होती है, ठीक है, जो कि समर्थन मूल्य की जो बात है कि कम से कम एक समर्थित मूल्य सरकार देगी करके, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। अब बात ये आती है कि किसानों को जो इनसिक्योरिटी फील हो रही है, वो इनसिक्योरिटी फील होने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर अगर किसान अपने खेत में अगर कोई फसल उगाता है तो वो फसल वो अपने मर्जी से नहीं उगा रहा है, वो फसल उगाएगा उस पर्टिकुलर व्यापारी के हिसाब से जो उसकी फसल खरीदने वाला है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर खाद से लेकर तो जितनी भी सारी चीजें लगेगी, वो सारी की सारी चीजों को, सारे का सारा खर्चा वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो व्यापारी रहेगा वो व्यापारी करेगा। अब व्यापारी जब अपना पैसा लगा रहा है, जिस खेत में वो पैसा लगा रहा है, क्योंकि वहां पर उसने पैसा लगाया है, इसलिए पूरा का पूरा माल जो है वो उस किसान को, उस व्यापारी को बेचना है। अब बात ये आती है कि अगर किसान ने जो भी फसल उगाई होगी उसका मार्केट वैल्यू अगर ठीक ठाक होगा तो उसको कोई इशू नहीं है उस माल को बेचने में। इशू ये है कि अगर उस पर्टिकुलर माल की, उस पर्टिकुलर फसल की अगर जो वैल्यू है, वो उसकी जो कीमत है, वो मार्केट में अगर बढ़ती है तो बढ़े हुए मूल्य पर वो किसान उसको बेच नहीं पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके साथ में जो समझौता किया गया है, उस समझौते के अंतर्गत व्यापारी जो फसल बोलेगा वही फसल उसको उगानी होगी। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में नील की खेती हुआ करती थी। नहीं, अभी अपने यहाँ पे जैसे धान की फसल होती है, जी, तो उस जगह पे धान की फसल लेंगे ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि धान की फसल लेंगे। आपको एक टेक्निकल मुद्दा इसमें मैं बता देना चाहूंगा। टेक्निकल मुद्दा ये है कि आज जैसे कि इसको किसान बिल के हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, और किसान ही इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये किसानों के लिए बनाया हुआ बिल है। किसान बिल में उनकी जमीन नहीं ले रहे ना, सिर्फ उनकी फसल ही वो लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, फसल लेने वाले हैं, जमीन तो लेके नहीं जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिससे एग्रीमेंट करेंगे, जो खेती वो जो भी चीज वो उपजाऊ करेगा उसको उचित मूल्य मिलेगा, उसके बाद ही वो फसल उसको दी जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी ये बात उस किसान के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो किसान उसको वो चीज देना चाहता है या नहीं। हाँ जी, तो
ये जो इंटरप्रिटेशन है कि जो मतलब दिखाया जा रहा है कि किसानों को उनका जो मूल्य लगा है वो मूल्य हम लोग देंगे करके। और वो किसान डिसाइड करेंगे ना, वो जो है वो किसान डिसाइड करेंगे ना कि मेरे को ये माल ये व्यापारी को देना है या नहीं देना है। जी नहीं, उसको माल, हाँ जी ये जो चीज है इसमें मैं बता देना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है कि वो किसान, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे हुआ है तो मैं किसी एक व्यक्ति के साथ विद कॉन्टेक्ट जो है, हाँ। किसान जो है वो तय करेंगे ना कि मैं किससे कांटेक्ट करूं, मैं इसको बेचूं उसको बेचूं। कांटेक्ट पार्टिकुलरली एक व्यक्ति, हाँ। एक व्यक्ति तो वो सारी चीजें नहीं खरीदी करेगा। हाँ जी बिल्कुल, हर उसमें भी अलग अलग लोग होंगे, तो उसमें से वो किसान डिसाइड करेगा कि भाई मेरे को किस व्यक्ति के साथ में अपना एग्रीमेंट करना है या किस व्यक्ति के साथ में जाके मेरे को उसको ये चीज देना है, किसका मूल्य अच्छा है। बिल्कुल। अभी इस चीज पर मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि मैं आपको 2 मिनट के लिए जी मेरे को बताइए, बीजेपी ने ये बिल पारित किया, ठीक है। अब बिल पारित करने के बाद में हर बिल पारित होने के तुरंत ही बाद किसानों का विरोध चालू हो गया। फिर अभी आंदोलन चल रहा, 66 दिन हो गए आंदोलन चालू है। बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ उनको क्यों समझाया नहीं जा रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा कि भैया ये बिल उनके फेवर में है। बीजेपी के पार्टी की तरफ से समझाया गया है कि बिल किसानों के फेवरेबल है, लेकिन कैसे? पहले देखो ये एमएसपी तो था, लेकिन अपन कृषि उत्पन्न बाजार समिति में माल लेके जाते थे, अपना माल है, किसानों का माल है, व्यापारी उसका मूल्य डिसाइड करते हैं, दलाल डिसाइड करता है। अभी 1865 रुपये 1868 रुपये धान का हमें भाव है, लेकिन मार्केट में लेके जाते थे 1400-1500 रुपये व्यापारी को मजबूरन बेचना पड़ता है। और जो दलाल है तो वो भी उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं किसानों के ऊपर, कल रेट और इससे कम हो जाएगा, आप दे दो, तो 2-4 दिन रुकेंगे तो आज 1500 है, कल 1400 में बेचना पड़ेगा। किसान बेचारा पूरा कार्टिंग और लेके करके बाहर माल लेके जाता है, उसको मजबूरी रहती है, वापस तो माल ला नहीं सकता ना, तो उसको मजबूरी बस बेचना पड़ता है। तो अभी ये नए कानून में किसान को यदि लगता है कि मार्केट में 1500 रुपये है, 1500 रुपये नहीं तो बाहर यदि 1600 या 1700 है बाहर बेच सकता है। ये कानून पे सुविधा दी है। एक चीज इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि कानून में ये जो सुविधा दी है, आप ये जो बोल रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कॉन्ट्रैक्ट किस बात का हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत जिन चीजों को, जैसे कुछ दिनों पहले एक बात आई थी कि अगर किसान को लगभग 50-60 रुपए किसी फसल एक किलो के पीछे अगर 50-60 रुपए का खर्चा आता है, तो 50-60 रुपए का खर्चा आता है, वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 रुपए उसके ऊपर कमा रहा होता है, और वो 60-70 रुपए किलो में वो बेचेगा। लेकिन अगर मैं उसमें किसी कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व करता हूं, तो वो कॉर्पोरेट उस पे सारा लागत अपना लगाकर उसको 60-70 रुपए किलो में नहीं, वो लगभग डबल ट्रिपल कीमत में उसको बेचता है। अब मुझे क्वेश्चन ये है मेरा कि यहाँ पे बात आती है कि अगर हम बोले कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ में ये मतलब जो चीज हो रही है ये किसानों को अफेक्ट कर रही है, लेकिन किसानों को मुझे पर्सनली लगता है कि ये किसानों को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सारी जनता को जो कि नॉर्मली रेशन दुकान में जाकर माल खरीदती है उनको भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं अगर किसान हूं, मैंने इसमें मंडी खत्म होने से हाँ किसानों को फायदा होगा कि नहीं, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सच 24 में आप सबसे पहले संवाद महोदय और सभी टीम को मैं सच 24 की स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की जो चर्चा है उस चर्चा का जो विषय है उस विषय के अंदर में किसान क्या सोचता है और क्यों 177 लोग शहीद हो चुके हैं। आज दिल्ली के बॉर्डर पे 177 लोगों को हम श्रद्धांजलि दे के यहाँ है, तो जो किसान जो सोच रहा है उस पर चर्चा होना चाहिए। हम संसद में जो चर्चा होकर बिल पारित हुआ है उसके बारे में हम जो चर्चा होना चाहिए था, जो चर्चाओं से एमएसपी जैसा जो अब मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, तो मैंने बीजेपी को जो वोट दिया था तो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की मैं बीजेपी का पक्ष मैं बीजेपी को मतदार हूँ, मैं नफीस नाम मेरा, लेकिन मैं बीजेपी को मतदार हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी को मैंने क्यों वोट दिया, मैं किसान को हूँ, तो मैंने वोट इसलिए दिया कि मुझे एमएसपी मिलेगा, मुझे स्वामीनाथन आयोग मिलेगा, मुझे लखपति किसान मिलेगा, मुझे आज किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जो 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 हमारे मोदी जी ने जो गुजरात के अंदर किया था उनको चाहते थे 2014 में तो देश से मिले, इसलिए हमने वोट दिया। आज जो ये बिल 3 जो बिल आए हैं उसमें से 2 तो नए हैं, 1 संशोधित है, तो तीनों बिल को हम
हम बिल के विरोध में इसलिए है, बाकी लोग बोलते हैं कि बिल तो 15 सालों से 15 सालों से इसके ऊपर में चर्चा हो रही थी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नई नई होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज की नहीं है, हम ये नहीं कह रहे आज का नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसा आगमन हुआ था देश में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन देश में हुआ था तो सिर्फ मालगुजार या जो उस टाइम के जो गद्दावर लोग थे उन लोगों को अच्छा लगा था, किसानों को उस टाइम भी मालूम नहीं था कि उनका गलत हो रहा था। आज भी जो गद्दावर लोग हैं, गद्दावर जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, उनको किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का होगा, छोटा किसान जो 2 हेक्टेयर का किसान है उसकी जो मंडी है, इसका जो अड़तिया है, आपका जो कहना है मंडी खत्म होने से किसानों को नुकसान हुआ है क्या? अगर आप अड़तिया मंडी अगर खत्म करोगे तो छोटा किसान जिसका खाद बीज ये एक उधारी पे चलता है, उधारी पे ना उसके क्रेडिट पे चलता है, उसको बैंक या साहूकार खड़ा नहीं करता है। ऐसे भी, और दूसरी बात ऐसे भी है कि अपने देश के अंदर में 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक ऐसे किसान हैं जिन लोगों के पास खुद की खेती नहीं है, खुद की खेती नहीं है। वो एक तो शेत मजदूर है, जिसको हमारे मराठी में शेत मजदूर बोला जाता है, किसी के खेत में काम करके खेती करते हो। ये लोग कहाँ से ये लोगों की जो किसानी है, ये इनका किसानी का जो मेन जो ये लोग दूसरे के खेत में काम करके जो किसानी करते हैं ना, इनका जो क्रेडिट यानी इनका जो उधार है, ये अड़तिया या फिर मंडी या फिर किसी साहूकार, मैं साहूकार बोल रहा हूँ जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं साहूकार बोल रहा हूँ, इनके भरोसे चलता है। इनको बैंक नहीं मालूम, इनको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मालूम, इनको योजना नहीं मालूम। इन लोगों ये जो आंकड़ा है ना 25 लाख से 2 करोड़, इसके ऊपर में 25 करोड़ परिवारों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये जो जानकर जो रास्ते में लोग आए हैं, ये लोग, आप ये मत सोचिए कि महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन नहीं हुआ। हम महाराष्ट्र में बैठ के नागपुर में भी आंदोलन होने वाला था, लेकिन आंदोलन क्या था, आंदोलन जैसा भी कल्पना जी का आंदोलन पीछे लिया गया। हम समझ रहे हैं कि हमारा महाराष्ट्र के जो हमारे अभी मंडी बंद होने की अध्यादेश आया था, फिर उसको सुधार हुई, हाँ बहुत सारे अध्यादेश आए, लेकिन कहता किसान जागरूक है, अपना चर्चा करता है, वहाँ किसानों से चर्चा। आज मोदी जी क्यों नहीं मन की बात में, मोदी जी आज दैनिक भास्कर के अंदर फर्स्ट पेज ये है कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल, किसानों से एक फोन कॉल, हम तो ये देश वो देश है कि यहाँ तो चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति घर तक जाता था, तो किसानों से बात, एक 4 किलोमीटर के किसानों में 4 किलोमीटर के किसान नेता बैठे हुए हैं, 13 दौर की जो बातें हुई है, बैठकें जो हुई है, जो उसमें किसानों की जब कृषि मंत्री के साथ में हुई है, सम्मानीय उनके साथ चर्चा हुई है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि मोदी जी, जहां तक मेरा अंदाजा है कि मोदी जी बिहार अपने बंगाल का चुनाव या तमिलनाडु के चुनाव के बाद में इस पर चर्चा लेंगे, एक निर्णय लेंगे। हमें भरोसा है मोदी जी पे, आज भी भरोसा है और रहेगा, लेकिन मोदी जी आज मुझे लगता है 2 साल का लंबित का जो फार्मूला है ना, उसमें कुछ तो भी शक है। इसके बारे में अभी हमारे केने जी ज्यादा उनका डिटेल बताएंगे, क्योंकि वो अभी भाजपा का पक्ष को रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कमेटी तैयार की, तो ज़्यादा 1.5 साल या 2 साल का समय दिया सरकार ने। हो सकता है कमेटी का अपना अहवाल सुप्रीम कोर्ट में जल्दी जाएगा तो जल्दी भी डिसीजन हो सकता है। सर कैसा है सुप्रीम कोर्ट का इस विषय के, सुप्रीम कोर्ट के जो सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट सम्मानीय चीफ जस्टिस ने जो बोला है ना, उस पर आप ध्यान दीजिए कि कैसा है, ये जो पारित बिल के ऊपर में जब चर्चा ही सभागृह में नहीं हुई और उसके ऊपर बाहर चर्चा जो हो रही है और जिस पे कमेटी बिठाई गई है, ये सरकार यानी सम्मानीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बिठाई उसको आदरणीय कमेटी है, तो उसके बारे में ज्यादा महाराष्ट्र हमारा एक मित्र उसके ऊपर में, तो हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बात कमेटी कब होती है कि जब वो लागू नहीं होती। अभी लागू होने का तो कमेटी का क्या, एक चीज इसमें और सरकार बोल रही है कि संशोधन करेंगे, पर किसान ये क्यों बोल रहे हैं कि बिल वापस हो, उसमें वह बिल पे संशोधन करके किसान को जो चाहिए वो उसमें इंक्लूड करके किसान अपना वो बिल लागू रख सकता है, उसको बंद ही करो क्यों बोल रहा है? एग्जैक्टली एक मुझे ये कहना है कि केने सर से मुझे एक बात बोलनी है कि जैसे कि सरकार अपना पक्ष रखी है, जैसे नफीस सर ने बोला कि किसानों के साथ में 13 बार बातचीत हुई है, 12 से 13 बार बातचीत हुई है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन किसान मान क्यों नहीं रहे? मतलब ये है कि हम अगर अपनी बात बता रहे हैं, मना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अगला समझ क्यों नहीं रहा है, जबकि 13 बार कोशिशें हो चुकी है उसको समझाने की। अब दूसरी बात, मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में हुई नहीं है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में हुई है,
1947 के पहले नील की खेती हमारे लोगों को जबरदस्ती ही सही, लेकिन नील की खेती करनी पड़ती थी। जब यूरोप में नई नई कपड़ा मिलें आई थी, उस समय में उनको रंगों के लिए, उनके कपड़े के रंगों के लिए हमको नील की खेती करवाई गई थी। और हमसे जब नील की खेती करवाई गई थी, उस समय में नील के किसानों ने आंदोलन क्यों किया? ये बात कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीजें बाद में अफेक्ट करेंगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग इतिहास पढ़ते ही इसलिए कि हमारे पिछले जो भी हमारी हमसे भूल चूक हुई है हमारे पूर्वजों से या फिर पिछले कार्य राजकर्ताओं से, तो इतिहास से हम लोग सीख ले। तो क्यों गवर्नमेंट अपनी बातों को नहीं समझा पा रही है फिर? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसान वापस पूरा का पूरा बिल लेने को क्यों बोल रही है? सर ने जैसे कमेटी के बारे में बताया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस कमेटी में जो कम से कम 2 से 3 लोग थे, वो ऑलरेडी उनका स्टेटमेंट आ चुका है बिल के समर्थन में। अब अगर मैं किसी चीज की जांच करता हूं और अगर कभी मैं किसी बात को बोलता हूं, तो मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए। मुझे किसी का स्टेटमेंट, मैं किसी के पक्ष में रहूं या किसी के विरोध में रहूं, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑलरेडी कमेटी में रहने वाले लोग हैं, वो पहले से ही पक्ष में अगर है, तो फिर किसान देखे क्या? किसान उन लोगों से क्या उम्मीद लगाए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना, किसानों का ये जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन ये आज की नई बात नहीं है। किसानों की बदहाली का हमेशा दबंगों ने फायदा उठाया, कद्दावर लोगों ने फायदा उठाया है। अब ये कद्दावर कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई क्रिमिनल हो सकता है, कोई कारपोरेट सेक्टर भी होता है, मगर किसानों की बदहाली का हमेशा इन्होंने फायदा उठाया है। नहीं जन्मबंधु जी, अब इस पर मैं मानवाधिकार वायलेशन की बात जन्मबंधु जी, ये जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में मानवाधिकार का हनन कहाँ हो रहा है? आंदोलन में मानवाधिकार का पूरा हनन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस आंदोलन में एक मुद्दा ये है कि अगर किसी किसान का वायलेशन हो रहा है या किसी किसान का शोषण हो रहा है और वो अपने शोषण के खिलाफ कोर्ट में जाने की कोशिश करता है, तो उसकी वो सुविधा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है कि कोई भी किसान किसी भी व्यापारी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, कोर्ट में पिटीशन दायर नहीं कर सकता। इस आंदोलन का मेन मुद्दा ये है और ये सबसे बड़ा वायलेशन है कि भैया कोर्ट में इंसाफ क्यों नहीं मांग सकता किसान? अगर किसी बिल में यह चीज लिखी है क्या कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता? जी हाँ, बिल्कुल ये पॉइंट लिखा हुआ है। करेंगे नहीं, ये आंदोलन की बात नहीं, आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ। किसान नहीं सर, किसान अपना हक मांगने के लिए कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। बिल में नहीं है। बिल में तहसीलदार या एसडीएम के अधिकार में ये चीज दी गई जी। मैं सुधार में करना चाहूँगा आपके थोड़ा सा नहीं हुआ। देखिए कैसा होता है, जब ये एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया कि मेरा 150 क्विंटल ये कपास मुझसे लेगा और मुझे वो 5 साल उनको देना है। मैंने किसान को जब रबी का फसल है उसको निकाला और मैंने अपना काम चालू कर दिया। मेरा कपास आ गया ऊपर में, वो आया मेरे पास में, उसने मेरे से 50 क्विंटल लेके चला गया। फिर 50 क्विंटल ले लिया, एमएसपी बेस से जो रेट हुआ था वो रेट का 50 का पैसा दे दिया, 50 का दिया नहीं। उनको 3 दिन के अंदर पेमेंट करना है। हाँ, फिर उसकी क्या हो गया, वो कपास मेरे से लेके गया, उसको तो किसी चीनी को देना है, किसी कंपनी को देना है, किसी टेक्सटाइल मिल को देना है। वो जब दे रहा है उसको टेक्सटाइल मिल को उसको पेमेंट मिला नहीं, वो मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे उस रीजन की वजह से मुझे पेमेंट नहीं मिला करके मैं आपको नहीं दूंगा। और जब मुझे नहीं मिला तो मुझे कहाँ जाना है, जो कि आज तक के किसान जो व्यापारी के घर पे जाना था या व्यापारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाना था या कोर्ट में जाना था। इसमें क्या है, इसमें उसको घुमा दिया गया है कि मुझे कोर्ट में जाने के पहले तहसीलदार, एसडीओ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उसके बाद कंप्लेंट करना पड़ेगा विदिन 30 डेज, 30 दिन। यानी वो किसान को वो 30 दिन तक के वो अगर पहले घर के पीछे घूमेगा, उसके ऑफिस के पीछे 30 दिन के अंदर उसके बाद उसको रास्ता बंद कर दिया गया। इसे कैसा है कि जो जैसा चेक बाउंस का जो आपको चेक का एक हुआ था, पहली बार जब चेक का जब आरबीआई ने जब गाइडलाइंस दिया था ना, बहुत लुप्स थे उसके अंदर। लुप्स यानी बहुत सारे पड़वाड़ा था, यानी बहुत सारे रास्ते थे। आज ऐसा हुआ कि आज अगर किसी ने चेक बाउंस किया तो उसके बारे में गुना दाखिल करो, वो पैसे दो, जितना है उतना पैसा जमा करेगा और बाद में कोर्ट में ये होगा। ये इसको बनने के लिए 10 साल 20 साल लगे सर। एक चेक जो है
उसको सही रास्ते पे आने के लिए भी इतना साल लगा था। इसके अंदर किसानों की ये सही मार्ग पे आने के लिए, जैसा जगमोहन जी ने बोला, सही बोला कि ये इसमें हनन, जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और सामान्य आप भी अपने पार्टी के जो किसान नेता है या फिर जो भी है उनको भी बताइए कि सर ऐसा ऐसा अगर किए तो कैसा किसान, देखिए किसान अब आगे का आपका जन्म तो जब पॉइंट है। किसानों का मानवाधिकार हनन ये हो रहा है कि उनके आंदोलन को टॉर्चर किया जा रहा है। उनका मानवाधिकार हनन ये हो रहा है कि उन पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप नक्सलाइट हो, ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। मतलब कि हर तरीके से मेंटल और बहुत ही भयानक तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि ये किसी न किसी तरीके से अपना आंदोलन पीछे ले। दूसरी बात, जन्मोहन जी, किसान आंदोलन में बहुत से ऐसी वीडियो है जहां ये देखा गया है कि भैया किसान लोग डायरेक्ट पुलिस वालों पे गाड़ी चला रहे, ट्रैक्टर चला रहे, ये क्या है? नहीं, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। इस मुद्दे पर मैं बहुत ज्यादा गहराई से नहीं बोलना चाहूँगा। हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के मतलब ये वीडियोस भले ही वायरल हुए होंगे कि किसान गाड़ी चला रहा है पुलिस वालों पर हम लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे कि जो जख्मी हुआ है पुलिस उसको भी किसान नहीं उठा रहा है। हम लोग ये भी वीडियो नहीं देख रहे हैं कि ये जो चीज हो रही है कि यहाँ पर जैसे अभी जगबंधु सर ने बताया कि मानवाधिकार का उल्लंघन होते हुए अभी वहां पे किसानों को टॉर्चर किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 26 जनवरी का जो मुद्दा है, मैं काफी टाइम से उस मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रहा था। 26 जनवरी का जो मुद्दा है कि जहां पर दीपक संधू जाता है लाल किले पे और लाल किले पे एक फ्लैग जो है वो लहरा देता है, ठीक है। और उसके कारण हमारा किसान आज देश विरोधी है क्या? कई सारे न्यूज चैनल एक टैगलाइन चला रहे हैं कि देश का किसान है या दिल्ली का दुश्मन। तो ये जो टैगलाइन चला रहे हैं कई सारे न्यूज चैनल, ये कहां तक उचित है कि भैया लाल किले में जाके तिरंगा, जी जरूर तिरंगा, हाँ, देश का तिरंगा, ये जो व्यक्ति है ये किसान है क्या? क्वेश्चन मार्क यहाँ है कि ये किसान है क्या? यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये झंडा लहराया है, जिसने खुद अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये व्यक्ति बीजेपी के कई सारे जो कैंपेनिंग थे उनमें उसका फोटो है। इवन दो सनी देओल का जो कैंपेनिंग था इलेक्शन का वो पूरा का पूरा दीपक संधू ने चलाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं किसी भी पार्टी का व्यक्ति करके नहीं, इस देश का नागरिक करके एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि अगर कोई किसान वहां लाल किले में घुसता है और वो झंडा लहराता है तो एक टेररिस्ट के लिए कितना आसान होगा वहां पे बॉम्ब फोड़ना? सर लाल किले पर बताता हूँ, लाल किले के अंदर पूरे लाल किले के अंदर एक गेट है, उसको लाहौरी गेट बोला जाता है। एक ही गेट है लाल किला, वन गेट, एक ही गेट है, लाहौरी गेट बोला जाता है उसको, उस वहीं से एंट्री होती है। और 26 जनवरी 15 अगस्त को तो लाल किला वैसे भी हमेशा के लिए खुला नहीं, हमेशा ओपन में। तो अभी 2 साल पहले 3 साल पहले तो हम लोग ने उसको प्राइवेट में दे दिया। वहाँ जो टिकटिंग थी पहले दिल्ली टूरिज्म के पास में, अभी तो कुछ 3 कंपनियां मिलकर वहाँ वो चला रही है। किसी कंपनी का मैं यहाँ पर अपने को प्रयोजक नहीं है इसलिए उन कंपनी का नाम नहीं लेंगे। तो कैसा वो चला रही है। तो जो सिंगल गेट से जब अपने को मालूम था कि इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, 6 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उसको एनओसी नहीं दिया, आंदोलन को परमिशन नहीं दी गई थी। अब जब परमिशन दी गई, बाद में 6 दिन के बाद में जब परमिशन दी गई तो परमिशन देने के लिए एक फ्लैग, एक मार्च, एक जो रोड था ना वो रोड डिसाइड किया गया था। तो रोड के अंदर दिल्ली तो ये तो दिल्ली फोर्ट नहीं था, दिल्ली फोर्ट तो संवेदनशील है। नफीस भाई, लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि किसान लोगों ने यही तो है सर आपके सवाल में जवाब है कि सर दीप सिद्धू इज नॉट यस एग्जैक्टली, दिस सिद्धू इज नॉट ए किसान Yes. और नॉट अ पंजाबी, दैट इज आल्सो नॉट पंजाबी। आप वो जो फोटो है, आप वो जो फोटो का सर फोटो है वो एक और सर बोलेंगे एक और पॉइंट ये है किसानों तो एक व्यक्ति के उसमें एक समुदाय, उस पूरे किसान समुदाय के लोग हैं, वो जो व्यक्ति आपको आंदोलन करते हुए बाहर बैठे हुए दिख रहे हैं, वो लोग वहाँ पे आपको फ्लैग्स के सामने वो फ्लैग्स निकालते हुए दिख रहे हैं। नहीं सर, वो फ्लैग वो सीधे राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ फ्लैग ये कहाँ तक उचित है? आंदोलन नहीं है, आंदोलन ये बिल्कुल मैं ये पूछ रहा हूँ, आंदोलन ठीक है, लेकिन देश का फ्लैग निकालना ये काम नहीं है। वो सर वही तो हमारा सवाल है। दीप सिद्धू कहाँ है आज? 26 जनवरी से लेके आज तक दीप सिद्धू कहाँ है? आज का बयान है उनका कि मैं 2 दिन के बाद में आऊंगा। 2 दिन तक ये और देश को चलाना है क्या? और दूसरी चीज, एक और चीज इसमें उसका स्टेटमेंट ये है कि अगर मुझे किसी ने अरेस्ट किया तो मैं बड़ों का नाम लूंगा। ये है कि दीपक संधू
एक किसान जो है, सारे के सारे किसान जो इतने लाखों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर निकले थे, वो बात ये है कि आंदोलन को किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया। ये देखिए, दीपक संधू जिस रूट से जा रहा था, उस रूट से उसने अपना रूट चेंज किया। इस रूट को चेंज करते समय में किसानों को लगा कि टाइम पर कोई ये रूट चेंज हुआ होगा, इसलिए उसके पीछे पीछे कुछ किसान निकल गए। और एक चीज मेरे को बताइए, जिस रूट से ये किसान का मोर्चा निकला था, जिस रूट से ट्रैक्टर रैली निकली थी, वहाँ पे उसको संबोधित करने वाले या उनके साथ में चलने वाले तो किसान नेता सामने होंगे ना। तो जब किसान नेता वहाँ थे तो रूट डाइवर्ट हुआ, ये हुआ, तो बाकी किसान भी वहीं पे गए होंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज, दिल्ली पुलिस को जो ऑलरेडी रूट दिया गया था, ठीक है, उस रूट से किसान जा ही रहे थे। मेरा कहना ये है कि क्यों कोई व्यक्ति अगर वहां जाकर उसको डाइवर्ट करता है। अभी अगर एक जगह पे मॉब खड़ा है, उस मॉब में कितने लोग मेरे पक्ष में और कितने लोग उसको बिगाड़ने के लिए घुसे हुए हैं, ये हम नहीं बता सकते। जैसे कि अब मेरा कहना यह है कि उस पर्टिकुलर जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए कोई और जबरदस्ती साजिश तो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है, क्योंकि आज तक लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं वो किसान वहां बैठे हुए, बैरिकेड्स लगे हुए थे, सब कुछ सही था। अभी अचानक से 26 जनवरी के दिन ऐसा कैसे होता है? अचानक से कैसे होता है अभी? और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सुशांत का केस देख लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने धड़ाधड़ सारे के सारे ड्रग्स के कनेक्शंस निकाल के दिए। इतनी ज्यादा अच्छी हमारी अगर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो काम कर रही है, इतने अच्छे से काम कर सकती है, तो ये कनेक्शन ढूंढने के लिए क्यों टाइम लग रहा है? कहना ये है, मतलब ये कि कोई ना कोई इसको वायलेट कर रहा है, कोई ना कोई इसको डायरेक्ट कर रहा है, नैरेट कर रहा है। सर कहने का मुद्दा यही है। सरकार बैकफुट पे थी, बैकफुट पे है। सरकार जो है प्रकाश सिंह बादल या फिर अकाली दल जो उनके साथ में थी, प्रकाश सिंह बादल या फिर उनकी जो बहू है जो कि सम्माननीय कैबिनेट मिनिस्टर थी, वो अपना रिजाइन दे के आज 60-70 दिन से वो भी सब किसानों के आंदोलन में पूरा पक्ष में है। तो कैसा है, सम्माननीय जो एनडीए के घटक दल, कल एनडीए के घटक दलों की मीटिंग थी, कल एनडीए के घटक दल में कुछ अभी भी भाजपा ने जिस तरह से इस मुद्दे को हैंडल करना चाहिए उस तरह से हैंडल नहीं हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री जी इसको जल्द से जल्द, ज़्यादा इसको लंबा करने से देश को घातक होगा, ये देश के घातक, देश की अच्छाई के लिए घातक होगा। तो कोई रास्ता निकल सकता है? आपकी क्या राय है? नहीं तो किसान चर्चा करने के लिए तैयार है तो रास्ता निकलेगा, लेकिन किसान बोलते पहले कानून वापस ले लो। 13 बार चर्चा हो चुकी है। हाँ, लेकिन फिर भी सरकार, किसान नेता एक ही मुद्दे पे अड़े हैं कि बिल वापस लो। आपको चर्चा करना नहीं है, ना कमेटी में रहना है, ना आपकी कमेटी की सिफारिश हमको मानने है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है, किसानों को तैयार रहना चाहिए किसान नेता ने। लेकिन किसान नेता बोलते हैं हमको चर्चा नहीं करना है, सिर्फ बिल वापस ले लो। बिल वापस हो सकता है? नहीं, चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसमें कमेटी तैयार करो और कुछ संशोधन करो। सरकार तैयार है संशोधन करने के लिए। सर किसानों के हित में जो भी संशोधन करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि अगर आप चर्चा नहीं करोगे तो हमें बिल रद्द कर देंगे। हाँ, तो चर्चा करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है, आखिरी में उनका स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपने चर्चा नहीं की या फिर इसमें जल्द से जल्द अगर नहीं निकाला तो फिर हम रद्द कर देंगे। यदि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो बिल रद्द, लेकिन सरकार तो तैयार है चर्चा करने के लिए। एक बात समझ में नहीं आती, जब किसान बोलते हैं अगर ये सरकार सचमुच किसानों का फायदा देखना चाहती है, अगर सचमुच किसानों के हित में काम करना चाहती है, तो किसानों के कहने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये नया बिल। अच्छा, अगर जिस मुद्दे में किसानों का वायोलेशन होता है, डेफिनेटली अगर किसान और सरकार और किसान नेता और सरकार में अगर चर्चा हो रही है, अगर प्रॉपर रास्ते से चर्चा हो रही है और जिस मुद्दे पर किसानों का वायोलेशन हो रहा है वो भी मुद्दे अगर सरकार को समझाकर बताए जा रहे हैं और वहां अगर सरकार अड़ी है कि हम ये मुद्दा वापस नहीं लेते, तो डेफिनेटली सरकार किसानों का शोषण करने पर हर हाल में उतारू है। क्यों? और दूसरा मुद्दा ये आता है कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं कारपोरेट सेक्टर को या बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए किसानों के वायोलेशन को सरकार इग्नोर करना चाहती है। क्यों किसानों को अपील करने की सुविधा नहीं दी जाती? दिस इज अ वायोलेशन ऑफ हिज ह्यूमन राइट्स।
और ह्यूमन राइट कमीशन इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता? मैं इस मुद्दे पर प्रेशर देना चाहूंगा कि हमारी जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो किसानों के वायलेशन को सीरियसली क्यों नहीं लेना चाहती? वो अनाज नहीं खाती है। अपील करने की सुविधा है, फिर एलडीओ की तरफ जाना है, कलेक्टर की तरफ जाना है, बाय प्रोसीजर करना पड़ेगा। यदि नहीं, और कलेक्टर यदि प्रॉब्लम उस बिल में वो मुद्दा नॉमिनेट क्यों नहीं होता? उस मुद्दे को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता कि किसानों को पहले सुरक्षा दी जाए? अगर आप ठीक है, आप प्राइवेटाइजेशन करते हो करो, अगर वो किसानों के हित में है तो वो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन पहले किसानों की सुरक्षा देखनी चाहिए, क्योंकि हमारा किसान पहले से बदहाल है, बहुत फटेहाल है किसान। और इस बदहाली का फायदा कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स उठाते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस उठाते हैं, कारपोरेट सेक्टर से जुड़कर। मतलब हमारे देश की राजनीति आज की तारीख में कारपोरेट सेक्टर, क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियन, इन तीनों का एक मजबूत गठबंधन है, जिसके अंदर में किसान और आम आदमी पीसा जा रहा है। इस बात पर मैं बहुत जोर देना चाहूँगा, और ये बहुत भयानक तरीके से वायलेशन हो रहा है और ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। लेकिन इससे देश की छवि खराब हो रही है, इंटरनेशनली भी देश की छवि खराब हो चुकी है। देश का किसान आज, भले वो किसान आज 4 राज्यों या 5 राज्यों तक के सीमित है, लेकिन जल्दी अगर इसमें अगर सरकार यानी भारत केंद्र की सरकार का जल्दी से बीजेपी की तरफ से क्या किया जाएगा आगे? किसानों से बातचीत करके इस मसले को हल किया जाएगा, या फिर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है? और किसान को, सरकार को ये भी लगता है कि जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकलना चाहिए, और सरकार पूरी तरह कोशिश करेगी, कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। सरकार को ये नहीं लगता कि आंदोलन और आगे चलना चाहिए या किसानों का नुकसान होना चाहिए, ये सरकार को नहीं लगता। सरकार को लगता है किसानों के हित अच्छे, यानी हित अच्छा साध्य होना चाहिए, इसलिए कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सिर्फ किसान नेता तैयार होना चाहिए चर्चा करने के लिए। किसान नेता 13 बार चर्चा कर चुके हैं। हाँ। किसान नेता 13 बार सारे के सारे थे रेडी वहां पर। मेरा कहना इतना ही है कि ये किसानों के लिए बना हुआ कानून था। किसानों को अगर पसंद नहीं है तो क्यों किसानों के लिए जबरदस्ती वो कानून आप लागू करना चाहते हैं? अगर आप सही में भला करना चाहते हैं, अगर आप मेरा भला करना चाहते हैं और मुझे वो चीज मंजूर नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप इसको रद्द कर दे। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको रद्द करना मुश्किल क्यों है? मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आपने बिल को पारित किया है उसी प्रकार से आपको रद्द करना है। अगर आप रातों रात 370 हटा सकते हैं तो आप रातों रात कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इस देश का नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे देश की छवि खराब ना हो। वैसे ही नागरिक होने के नाते अगर मेरा कर्तव्य है तो नेता होने के नाते भी कई सारे नेताओं का ये कर्तव्य है। तो देश की छवि खराब ना हो, इसके लिए सारे लोगों ने कोशिश करनी चाहिए और एक ऐसा हल निकाला जाना चाहिए जिसको किसान भी मंजूर करे और नेता भी। सर मैं सच 24 के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, संसद के अंदर में 300 किसान नेता है। किसान जो प्रोफेशनली नेता है, जो खासदार चुन के आए हैं राज्यसभा से या चुन के आए हुए राज्य, इनका जो धंधा है, व्यवसाय है, किसानी है। इन लोगों को, ये बड़े किसान हैं, 1 एकड़ के अंदर में 25 करोड़ रुपए का लागत निकालने वाले किसान हैं, ये अपने बारे में सोच रहे हैं। इनको जमीनी जो लोग मतदान करते हैं उनके बारे में सोचें। और मैं चाहूँगा कि मेरे युवा एल्गार संगठन की ओर से मैं सरकार को एक ही विनती करना चाहूँगा कि इस बिल के अंदर में कुछ न कुछ तो गलतियाँ है। मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, हर चीज़ में संशोधन हुआ है, हर चीज़ में संशोधन हुआ है, हर चीज़ को बहुत सारी चीज़ें भी रद्द की गई है। कोई भी चीज़ अच्छे के लिए देखिए, अच्छे वक्त का तकाजा कहता है कि आज के डेट में कि मोदी जी को बड़ा दिल करके इस पे जल्द से जल्द निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर दूसरी ताकतें अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, देश को बहुत नुकसान होगा। देश का नाम, देश का काम और देश की जीडीपी। देखिए, यही किसान है जिन्होंने, जब पूरा देश डूब रहा था, पूरी इंडस्ट्री बंद थी, जीडीपी 0.0 के नीचे -10 तक चली गई थी, जब एक किसान था कि उसको 3 तक खिलाया, किसान ही चल रहा था ये देश का। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मैं बहुत गलत बात होगी, हम कहते हैं कि ये देश किसानों का है, ये कृषि प्रधान देश है। और मुझे नहीं लगता 70 दिन से अगर कृषि प्रधान देश के बारे में अगर चर्चा अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो ये देश कृषि प्रधान नहीं है। 24 चैनल से मैं राम प्रसाद दीक्षित। सच्ची खबरें देखने के लिए चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।